अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम MCQ नंबर 384 से 418 करेंगे। ये MCQs सारे ही डायबिटीज़ से मुतल्लिक हैं। डायबिटीज़ हम पहले अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, उसमें मैकेनिज़्म है और इनको हम जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे क्योंकि ताकि कुछ MCQ जो पहले डिस्कस नहीं हो चुके वो क्लियर हो सके। उससे पहले हम रोज़े का सवाब और उनकी फजीलत पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, पारा 22 सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 35 तर्जुमा। और रोज़े वाले और रोज़े वालियाँ और अपनी पारसाई निगाह रखने वाले और निगाह रखने वालियाँ, अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियाँ, उन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी हुस्न इखलाक के पैकर नबियों के सरदार महबूब रब अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि बंदे का हर अमल अपने लिए है मगर रोज़ा मेरे लिए है, उसकी जज़ा मैं खुद दूंगा और रोज़ा ढाल है। लिहाजा जब तुम में से कोई रोज़ा रखे तो हरगिज़ फहश गोई ना करे, यानी कि गलत बात ना करे और ना ही शोर मचाए, और अगर कोई उसे गाली दे या उसके साथ झगड़ा करे तो उससे कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ, और उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़ीर मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। और रोज़ेदार को दो खुशियाँ हासिल होती हैं, पहली उस वक्त जब वो अफ्तारी करता है और दूसरी उस वक्त जब वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से मुलाकात करेगा तो अपने रोज़े पर खुश होगा। सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुस्सियाम बाब फज़लुस्सियाम रकम 1151 सफ़ा नंबर 580। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, 384 MCQs है। इसमें OGDT के बारे में है। प्रेग्नेंट फीमेल है, 25th वीक ऑफ गेस्टेशन है। फास्टिंग के अंदर 6.4 है। फास्टिंग देखें, जब फास्टिंग 5.6 से ज़्यादा होगी, ठीक है, और 7 से कम होगी, 5.6 और 7 के दरमियान होगी, हम इसको बोलते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, यानी कि फास्टिंग ग्लूकोज में इशू है। और अगर जो हमारा 2 और वाला है वो अगर हमारे पास 11 से ज़्यादा होगा तो हम उसको डायबिटीज़ मेंशन कर देते हैं। और अगर वो होगा हमारे पास 200 और 156 के दरमियान, तो वो होगा इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। तो क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है इम्पेयर्ड, देखें जो गेस्टेशन के अंदर इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होगा ना, उसका नाम है GDM, ठीक है, इसको हमने GDM का नाम दिया हुआ है, तो इसका जवाब यही है। 33 साल खातून है, प्रेग्नेंट है, 15 हफ्ते हो गए गेस्टेशन को, BMI ज़्यादा है, उसके फादर भी डायबिटिक थे, तो हमने जब फास्टिंग ग्लूकोज लिया तो 7.8 है, 7 से ज़्यादा है तो ये डायबिटीज़ है। HbA1c 7.5 है, और जो HbA1c है ना, हम गेस्टेशन के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आप यूँ सोचें कि तो ये वैसे भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज़्यादा हो जाएगा अगर हम 5 लगाएं, तो क्योंकि 5 नहीं होते वीक्स, एक के 5 वीक्स होते हैं, एक के 4 होते हैं, तो तकरीबन ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर को क्रॉस कर गया, तो वे ये HbA1c वैसे वैलिड नहीं होगा। लेकिन जो फास्टिंग ग्लूकोज है ना, ये तो वैलिड है ना, ये ज़्यादा चली गई है। तो जब क्लियर कट आपका पास वो हो कि ग्लूकोज आपका ज़्यादा हो, तो हम उसको बोलते हैं अवॉइड डायबिटीज़ मेलाइटस। आल तो ये पहली दफ़ा डायग्नोज हुआ है, गेस्टेशन में हुआ है, यानी कि ये पहले से ही डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसका मतलब यही है। 28 साल खातून है, प्रेग्नेंट है, 19 वीक ऑफ गेस्टेशन है, 21, देखिए BMI ठीक है। फास्टिंग ग्लूकोज जो है ना वो इम्पेयर्ड में आ रहा है, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है। HbA1c ठीक है, लेकिन वो वैसे भी वैलिड नहीं है क्योंकि दिस इज़ 19th वीक, तो ये इसकी वैसे भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसकी सिग्निफिकेंस है। तो जब इम्पेयर्ड आ जाएगा और उससे पहले
कभी डायग्नोज नहीं हुआ और गेस्टेशन में होगा तो हम उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि 24 से 28 वीक के दरमियान हो तो तब हम उसको जीडीएम कहेंगे। द मोस्ट प्रिवेलेंट डायबिटीज़ मेलाइटस इन प्रेगनेंसी वो जीडीएम है, यानी कि अवार्ड से भी ज़्यादा जीडीएम के ही केस आते हैं। ये नॉलेज बेस्ड है, ये भी नॉलेज बेस्ड था कि प्रेवलेंट जीडीएम है, और ये भी नॉलेज बेस्ड है कि जीडीएम कौन से एरिया में ज़्यादा है, सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है, तो इसमें कंसेप्ट कोई नहीं है। 24 साल प्रेग्नेंट खातून है जो टेस्ट के लिए 3 सैंपल लिए, 75 ग्राम ग्लूकोज लिया था, तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है? देखिए ये वन स्टेप अप्रोच है। वन स्टेप अप्रोच क्या होती है? आप शुरू में ही 75 ग्राम दे देते हैं और 3 सैंपल लेते हैं, एक ग्लूकोज लोड देने से पहले और 2 लेते हैं ग्लूकोज लेने के 1 घंटे बाद और दूसरे घंटे बाद। ये है वन स्टेप अप्रोच। कुछ जैसे कि अमेरिकन एसोसिएशन जो गेस्टेशनल को डील करती है, अमेरिकन एसोसिएशन, वो कहती है कि आप 2 स्टेप अप्रोच क्या करें। जितने भी लोग हैं उनको आप पहले स्क्रीनिंग करें 50 ग्राम ग्लूकोज के साथ, फिर सेकंड अगर उनका डी रेंज आए तब आप 75 ग्राम वाला करें। अगर हम ये 2 स्टेप पे करते हैं तो इसको 2 स्टेप कहते हैं। तो क्योंकि इसमें सवाल 1 स्टेप का सिनेरियो दिया हुआ है तो उसका जवाब था 1 स्टेप। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैथोजेनिक मैकेनिज्म जीडीएम का क्या है? देखें जीडीएम के पीछे क्या काज होती है। देखें जैसे जीडीएम यानी कि गेस्टेशन खुद क्या है, उसके अंदर ऐसे हमारे पास हार्मोन्स पैदा होते हैं जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल का, इसको हम क्या कहते हैं, डायबिटोजेनिक हार्मोन्स, वो बढ़ जाते हैं। उसका मकसद ये होता है ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रखना ताकि बेबी की ग्रोथ हो सके। लेकिन हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म रखा है कि वो साथ साथ इंसुलिन भी बढ़ जाती है ताकि उसको कैटर कर सके। अगर बीटा सेल मैस उस हिसाब से गेस्टेशन के हिसाब से ना इंक्रीज हो तो वो जीडीएम में चला जाता है पेशेंट। तो इसका यही जवाब है। अच्छा, मैक्रोसोमिया मतलब जो हट्टा कट्टा बच्चा पैदा हो जाता है जीडीएम माँ का ना, यानी कि मैक्रोसोमिया बोलते हैं, मतलब हाई अच्छा वेट होता है, 4 kg पे चला जाता है बच्चे का वज़न। उसकी रीज़न क्या होती है कि माँ डायबिटीज, मतलब उसके ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो जो फीटस हाइपर इंसुलिनिक स्टेट में चला जाता है। जब हाइपर इंसुलिनीमिया होगा लाइपोजेनेसिस हो जाएगी जिसकी वजह से वो मैक्रोसोमिया होगा। आया ग्लाइको HbA1c जो है ना, वो कहता है डायग्नोसिस ऑफ नॉन प्रेग्नेंट पर्सन के लिए तो यूज़ किया जाता है। वो कहता है कि लेकिन आप हमें ये बताएं कि प्रेगनेंसी के कौन सी सिचुएशन में ये हम यूज़ कर सकते हैं। वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हीम डायल्यूशन वगैरह इफ़ेक्ट नहीं होते जो कि बाद में आ जाते हैं सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करेंगे। हाइपरग्लाइसीमिया के ऊपर एक स्टडी की गई थी एडवर्स के, जब आप हाइपरग्लाइसीमिया हो तो प्रेगनेंसी के ऊपर एडवर्स आउटकम क्या क्या होंगे। ये एक स्टडी थी जो कि 25,000 खवातीन पर की गई। तो उनमें असल मकसद ये था कि ऐसी खवातीन जिनके अंदर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज रहता है, कम रहता है और वो अवार्ड की तरफ नहीं जाता, तो वो उन कम्प्लिकेशन से बच जाती हैं। तो इसका जवाब यही होगा, नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज। उनका मेजर फोकस क्या था? ऐसी खवातीन जो कि नॉर्मल जिनका रहता है, तो कम्प्लेक्सिटी उनके अंदर डिवेल्प नहीं होती। अच्छा, डायबिटीज़ की जो एसेंशियल फीचर है उनको डायग्नोज करने के लिए वो क्या है? देखिए डायबिटीज़ हम उसको कहेंगे जब हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया होगा। आपने देखा होगा कि जो डायग्नोस्टिक फीचर हैं, बेशक वो फास्टिंग ग्लूकोज है या 2 ऑफ ग्लूकोज है, वो तमाम ग्लूकोज के ऊपर है। ग्लूकोज एक स्पेसिफिक कट ऑफ से बढ़ जाता है, और HbA1c लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। तो वो जितना ग्लूकोज लो हमारे प्लाज्मा में ज़्यादा रहता है तो वो बढ़ता है। तो सारी चीज़ें ग्लूकोज के गिर्द हैं और हाइपरग्लाइसीमिया उसका फीचर है, बाकी कोई उसके फीचर नहीं है। बाकी जो डिफरेंट फीचर हैं उस बेसिस पे हम उसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं, लेकिन असल क्राइटेरिया हाइपरग्लाइसीमिया है। अच्छा, एक 21 साल लड़का है, डायबिटीज़ है, उसके वालिद साहब को, उसके चचा को, उसके दादा को वो डायबिटीज़ है, उसका BMI इज़ क्वाइट गुड, ठीक है। वो जो सल्फोनाइल यूरियाज हैं, हमारा एक ग्रुप है जो कि डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए उसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है।
अब उसका फास्टिंग ग्लूकोज देगा, इट इज़ क्वाइट हाई एंड डायग्नोस्टिक टू द डायबिटीज मेलाइटस, यूरिन ग्लूकोज उसका पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कौन सा डायग्नोसिस है? ये देखें, एक हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन के अंदर, MODY, MODY, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, यानी कि इट इज़ जस्ट लाइक द टाइप 2 डायबिटीज़ ऑफ यंग। जिस तरह के मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ इट इज़ इन प्रेजेंट इन यंग, लेकिन अगर वो अडल्ट में होती है तो वो लाडा होती है, लेटेंट ऑटोइम्यून डिजीज़ ऑफ अडल्ट। तो ये मोडी होगा। मोडी में यही होता है कि आपकी हिस्ट्री होती है पॉजिटिव, बहुत यंग एज में आप डेवलप हो जाता है, आप सल्फोनाइल यूरियाज को अच्छा डेवलप करते हैं। मोडी के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें जो टाइप 3 है ना, उसके अंदर ग्लूकोज यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है। 18 साल एक हट्टा कट्टा बच्चा है, ठीक है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज उसकी जो है ना 6.7 है, इट इज़ ग्रेटर देन 5.6 और 7 से कम है, ये इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है। OGTT किया गया तो 9.2 आई, तो ये भी, ये क्या है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। तो हमेशा अगर दोनों इकट्ठी कंडीशन आ जाए, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, तो हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस को ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इट इज़ अ मोस्ट मतलब जो कॉम्प्लिकेशन के साथ बेटर कोरिलेट यही करता है। आगे भी एक MCQ आएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो है ना वो टाइप 2 की ज़्यादा होती है। जिस तरह के हम एक बड़ा MCQs बड़ा वो होता रहा गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस मेजर फैक्टर है या लो इंसुलिन प्रोडक्शन बड़ा फैक्टर है। तो इंसुलिन प्रोडक्शन बड़ा है क्योंकि उसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि जो आपके सीनियर्स ने अगर मतलब जो उस सब्जेक्ट की स्पेशलिटीज़ और वो एग्जामिनर हैं वो कह रहे हैं, तो वही ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। जैसे कि बिगनर्स के जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि वो सर आमिर इजाज़ ने बनाए हैं एंड ही इज़ द मेन एग्जामिनर ऑफ केमिकल पैथोलॉजी, तो आपको वही ऑप्शंस करने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर MCQs ऐसे होते हैं कि उनके दो दो जवाब होते हैं। असल में हमारे ये MCQs नहीं है, ये हैं BCQs, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। तो बेस्ट तो एक होता है ना, तो अगर MCQs होता तो वो आप दोनों सेलेक्ट करते, दोनों ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये BCQs हैं, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको बेस्ट चॉइस ही सिलेक्ट करना पड़ा। अच्छा, भारत 98 के अंदर क्या है, 48 साल एक हमारे सीनियर मेल ऑफिसर हैं, उन एनुअल चेकअप कराया तो जनाब जी सीधा सीधा 7.9 आ गया। 7 से ऊपर है तो ये तो डायबिटीज़ है उनको। वो मुतमईन नहीं है, उन्होंने कहा मैं HbA1c करा लेता हूँ, तो वो 6.8 से ज़्यादा है और आपको पता है 6.5 से ऊपर डायबिटिक है। तो दो चीज़ों से वैसे कंफर्म हो गया, तो अब ये कंफर्म हो गया है डायबिटीज़ मेलाइटस, इसमें कोई शक भी नहीं रह गया। तो बस अब वो माने या ना माने, उसको डायबिटीज़ है। 45 साल मर्द हैं, वो कहते हैं कि वो एक कराची के सबसे अच्छे अस्पताल में गए हैं, 6 माह से उनको कुछ सिम्टम डेवलप हो रही थी, BMI सही था उनका, लेकिन उनकी माँ को रूमेटॉइड आर्थराइटिस था जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उनके भाई को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। वो कहता मैं तो बड़ा ही डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं जिम में टाइम गुजारता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं। देखें, जब भी कोई किसी फैमिली के अंदर हिस्ट्री होती है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की, या किसी भी बंदे के अंदर आप सस्पेक्ट करते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकता है, तो उसका पूरा पैनल होता है। तो इसके अंदर क्योंकि अगर हमें शक है कि उसको डायबिटीज़ के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो हम वो ऑटोइम्यून उसके ज़रूर कराएंगे जो कि डायबिटीज़ डेवलप कर सकते हैं, और वो क्या है, एंटीगैड एंटीबॉडीज़। अच्छा, वेरियस सैम्पलिंग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन आपने वो सिलेक्ट करने हैं जिसके अंदर ग्लूकोज स्टेबल रहेगा। तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड एक ऐसा हमारे पास प्रिजर्वेटिव है जो कि ग्लूकोज को प्रिजर्व रखता है। उसकी रीज़न क्या थी, वो एनोलेज को इनहिबिट कर देता है, तो ग्लूकोज कंज्यूम नहीं होता और हमारा स्टेबल रहता है। अच्छा, एक 48 साल मर्द हैं, उनको ना इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज हुआ 4 साल से, लेकिन अब उन्होंने उनके कहा कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप हो गई, यू आर मूव फ्रॉम प्री डायबिटिक टू डायबिटिक, BMI उनका ज़्यादा है, लाइफस्टाइल बहुत पुअर थी उनकी। क्या काज बनी कि वो प्री डायबिटिक से डायबिटिक की तरफ चले गए? उसकी रीज़न यही बनी कि डिक्लाइन इन बीटा सेल फंक्शन,
ठीक है। देखिए ये बड़ी ही वो बहस चल रही थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ द फर्स्ट वो है, मेजर वो है। देखें रेजिस्टेंस तो काफ़ी चीज़ों में डिवेल्प होती है। इट इज़ स्टिमुलस हो सकता है, लेकिन वो असर कब होगा जब उसका रेस्पॉन्स बॉडी नहीं देगी। तो इसलिए डिक्लाइन इन बीटा सेल फंक्शन इज़ द मेजर थिंग इन डायबिटीज मेलाइटस। और मैं आपको फिर दोबारा कहूँगा कि जो टॉप एग्जामिनर हैं उनके जहन में जो ऑप्शन है बेस्ट इन दोनों में से, देखें दोनों ऑप्शन अगर एमसीक्यूज का देखा जाए तो दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन बेस्ट ए है। तो आप हमेशा बेशक वो जीडीएम का जिक्र आए, वो बेशक जिक्र आए ये डायबिटीज़ का, तो आप बीटा सेल फंक्शन के ऊपर बड़ा ही फोकस करें और इंसुलिन रेजिस्टेंस को अपने दिमाग से निकाल लें। ठीक है। आइडियल सैंपल HbA1c का आपको तो ये ज़बानी याद होना चाहिए और ये नॉलेज बेस्ड है। EDTA के अंदर लेते हैं, उसी वाइल के अंदर लेते हैं जिसके अंदर CBC होता है, पर डॉप EDTA होता है। तो वो क्या करता है, वो उसको क्लॉट नहीं होता हमारे पास, तो हम होल ब्लड सैंपल ले सकते हैं क्योंकि हमें HbA1c करना है, हमें हीमोग्लोबिन उसमें से लाइज करके निकालना होता है, तो होल ब्लड सैंपल ही हमें चाहिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट बेस्ट इंडिकेटर है इंटरमीडिएट कंट्रोल का? देखें फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज शॉर्ट टर्म, ये ग्लाइकेटेड एल्ब्यूमिन जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म क्या है, एल्ब्यूमिन की हाफ लाइफ है 21 डेज, तो 21 दिन का 3 हफ्तों का हमें रफ एस्टिमेशन मिल जाएगा। या आप समझें कि 14 टू यानी कि 2 से 3 हफ्ते के दरमियान जो ग्लूकोज का लेवल रहा है वो हमें पता चल जाए। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HB आपको पता है कि RBCs की हाफ जो लाइफ है 120 डेज है, तो ये एस्टिमेटेड हमें 60 टू 90 डेज का अच्छा सा इमेज दे देता है। और जो OGTT और 2 और पोस्ट पैरेंटल ये शॉर्ट टर्म हमें बताते हैं, तो इसका ऑप्शन बी है। अच्छा डायबिटीज़ है, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट जो बनते हैं ना, असल में क्या कहते हैं वो किडनी में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से एक विशियस साइकिल कैरी ऑन फिनोमेना शुरू हो जाता है और ये किडनी का आएगा। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है 10 सालों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो कि आपके जहन में होना चाहिए वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। देखें जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, मैंने आपको कहा था ना इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में आप किसकी तरफ जाएंगे, वो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ मोर रिलेटेबल टू द मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, तो उसके साथ बेटर रिलेट होता है। अच्छा इस तरह का सिनेरियो हो जाए जिसके अंदर के इम्पेयर्ड फास्टिंग 5.6 से ज़्यादा है, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है, अब वेस्ट आप देखें वो इट इज़ वो ज़्यादा है, TGs ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, HDL इट इज़ 40 क्वाइट एक्सेप्टेबल है, वर्जन पर है, बल्कि एक्सेप्टेबल है। अब मतलब आपका यही होता है जब आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम को देख रहे होते हैं, तो इन 5 में से 3 जब आउट हो जाते हैं ना, इसमें देखें ना वेस्ट भी एक्सेप्टेबल है और HDL भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज TG और ब्लड प्रेशर एक्सेप्टेबल है, तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अच्छा एक फीमेल है, हिर्सुटिज्म है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है, हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया है, ALT इज डबल फ्रॉम द नॉर्मल ऑल्दो वायरल मार्कर आर नेगेटिव, LH-FS रेशियो भी रेंज है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या शो कर रही हैं, आपको माइंड जा रहा होगा PCOS की तरह, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की तरह। तो ये सारी चीज़ें असल में क्यों डेवलप होती हैं, उनका मेजर मैकेनिज़्म पीछे जो डेवलप होता है ना, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम HOMA-IR से चेक करते हैं। ये इट इज़ इसमें हम फास्टिंग इंसुलिन चेक कर लेते हैं और ये एक कैलकुलेटेड फार्मूला होता है, उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और वो निकल आता है। और अक्सर जो LIS हैं उनके अंदर वो ये फार्मूला फिट होता है, जैसे वो वैल्यूज़ होती हैं वो आपको HOMA-IR बता देता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर इंटेंसिव थेरापी की, मल्टीपल इंसुलिन डोज की कंट्रोल करने के लिए, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन के लिए, तो ये हमें कौन सी स्टडी जो है ना वो बताती है, ये डायबिटीज़ कंट्रोल एंड कॉम्प्लिकेशन ट्रायल किया गया था, तो ये उसमें यही बताया गया था जितना अच्छा कंट्रोल होगा जो हमारे माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है वो बच जाएंगे।
लेकिन जब इसी स्टडी को एक्सटेंड किया गया मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन के ऊपर, ख़ासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर, तो वो देखा गया कि जो इंटेंसिव कंट्रोल है उसका इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आया, वेरी लिटिल इफ़ेक्ट आया। इवन के कुछ केस में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कंट्रोल के अंदर जो मैक्रोवास्कुलर, जो कि कार्डियोवास्कुलर होते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर इंसिडेंट, वो वर्सन हो गए थे। तो माइक्रोवास्कुलर के अंदर तो अच्छा है, जैसे कि रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, उनके अंदर टाइट कंट्रोल अच्छी चीज़। NCEP नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम किया डायबिटीज़ के साथ अलाइन करके, तो उन्होंने कहा कि जो फॉलोइंग कैटेगरी, जो कोलेस्ट्रॉल और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़, ये कौन सा है, ये रिस्क इक्वलेंट है, मतलब ये माइनर मेजर नहीं है, ये एक बड़ा रिस्क इक्वलेंट है, इट्स इज़ अ मेजर फैक्टर, मतलब इसको कहा गया रिस्क इक्वलेंट का ये मतलब है आसान अल्फाज में। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कैसे एस्टिमेशन जो करते हैं हम एस्टिमेशन, तो उसका क्या इफेक्ट, क्या फ़ायदा होता है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो नेफ्रॉन के ऊपर डायबिटीज़ का असर होता है वो हमें पता चल जाता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें किस कंडीशन में मिलेंगे, देखें जो हाइपर और स्मॉलर हाइपरग्लाइसीमिक डायबिटिक कोमा, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ की कम्प्लिकेशन है, इसके अंदर 40 मिलीमोल यानी कि ऑलमोस्ट 700 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आपको मिलता है। जबकि जो दूसरी टाइप 1 के अंदर हमें 350 टू 20 मिलीमोल तक मिलता है ग्लूकोज लेवल। तो इसका यही जवाब होगा। 412 के अंदर क्या है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट है, इंटेंसिव केयर यूनिट में है, हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में है, 250 अबव उसकी ग्लूकोज है, तो कौन सी कंडीशन जो है ना वो फेयर्ड है, वो सेप्सिस के साथ जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती है पेशेंट के लिहाज से। 8 साल बच्चा है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, बहुत अमीर कबीर बच्चा है, उसके वालिदैन कहते हैं पैसों की कोई टेंशन नहीं है, हमें ऐसा मेथड बताएं जिसके अंदर हम इंसुलिन की डोज को मॉनिटर इन रियल टाइम कर सकें। तो वो होता है कंटिन्यूस CGM इसको बोलते हैं। इसमें जो है ना CGM सेंसर आते हैं और साथ डिटेक्टर आते हैं। तो अगर आप अक्सर आपने शायद एबेट का लाइब्रेरी है वो देखा हो, तो सेंसर लग जाता है आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे, तो वो रियल टाइम एवरी 60 सेकेंड 120 सेकेंड आपको ग्लूकोज लेवल देता है। और उसके अंदर अलार्म्स लगे होते हैं हाइपरग्लाइसीमिया के भी और हाइपोग्लाइसीमिया के भी, तो वो रियल टाइम आपको मॉनिटरिंग देता है। तो इट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है इट इज़ बेटर टू मॉनिटर। अच्छा जनाब जी, और एक नॉन डायबिटिक मेल है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग की, फर्स्ट थिंग टू बी डन इन दिस पेशेंट। देखिए नॉन डायबिटिक मेल था, सिम्टम्स उसको लग रहे हैं लेकिन बट हैज़ नॉट अंडरगोन, लेकिन वो कोई टेस्ट नहीं किया ग्लूकोज का। अब इसमें देखें ऐसा कंडीशन जिसमें डॉक्यूमेंटेड ना हो, तो हम ना डॉक्यूमेंट करते हैं विपल ट्रायड। तो विपल ट्रायड क्या करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया इंड्यूस करते हैं, उसके सिम्टम डिवेल्प होते हैं, फिर हम उसको ग्लूकोज लोड देते हैं ताकि वो सिम्टम ख़त्म हो जाए। एक पूरा साइकिल होता है, ट्राइएड होता है। कॉमनेस्ट काज हाइपोग्लाइसीमिया के एडल्ट के अंदर ड्रग्स हैं, ऐसी ड्रग्स जो कि हाइपोग्लाइसीमिया इंड्यूस कर देती हैं। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है टाइप 1, आपने अपने हाउस जॉब में भी इसको वो किया होगा, DK के पेशेंट आ जाते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के, उसको आपने लॉन्ग टर्म मैनेज कर रहे होते थे। 62 ईयर ओल्ड जो कि डायबिटिक है, वो सल्फोनाइल यूरिया, उसको अटैक हो रहे हैं, स्वेटिंग, ट्रेमर और हेडेक, ये टिपिकल सिम्टम्स हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। वो कहता है कि जैसे कोई मीठी चीज़ खाता तो ये सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इसमें क्या है, देखें सबसे पहली बात तो ये देखें कि वो डायबिटिक था, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर सिम्टम्स उसने ऑब्जर्व किए, और जैसे ही उसने मीठा चीज़ खाई तो सिम्टम्स रिलीव हो गए। ये पूरा विपल ट्राइएड डॉक्यूमेंट हो गया। तो इसमें हम डायबिटिक के अंदर हम विपल ट्राइएड नहीं करते। अब ये सारी चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि इसके ट्रीटमेंट को एडजस्ट करें। ये ओवर ट्रीटमेंट इसका हो रहा है जिसकी वजह से वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हैं, तो इसकी टेलरिंग करेंगे, इसके डोज को हम कम करेंगे। 24 साल
लड़का है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक हो रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज का 2.66 मिलीमोल यानी कि 48 मिलीग्राम पर चला गया है, जो ग्लूकोमीटर पे गया है, और ऑनसेट ऑफ स्वेटिंग एंड हेडेक हो गया। तो कौन सी कैटेगरी है ये? देखें, आपने ग्लूकोज से मॉनिटर कर लिया, उसके अंदर सिम्टम्स आए, तो ये डॉक्यूमेंटेड है, और सिम्टम्स भी डेवलप डॉक्यूमेंटेड सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया ये। तो ये एक पार्ट है, और इससे आगे हम इंशाल्लाह जो नंबर वाइज एमसीक्यूज हैं वो करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। और कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह।